नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल भारत की एक रिपोर्ट सबमिट करती है भारतीय सरकार को, जिसके बेसिस पर 16th अमेंडमेंट 1963 भारतीय गवर्नमेंट लेकर आती है। अब ये जो अमेंडमेंट लेके आई है भारतीय गवर्नमेंट, इसके पीछे का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अगर हम उस टाइम का देखेंगे तो देखेंगे 1962 में हम चाइना से वॉर लड़ रहे थे, और 1962 से हम चाइना से वॉर लड़ रहे थे, और एक अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट थी जिसके तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, और जो फ्रीडम ऑफ असेंबल है, उनको रोकने के लिए एक पॉइंट चाहिए था भारतीय सरकार को, जो कि हुआ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जिसके बेसिस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई भारतीय सरकार के द्वारा ऑन आर्टिकल 19। और उसके बेसिस पर एक लॉ आता है जिसका नाम है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। अब इस प्रिवेंशन एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी वो हम देखेंगे भारत की उस टाइम की राजनीतिक परिस्थितियों पे, क्योंकि 1962 जैसे मैंने बताया भारत चाइना से वॉर लड़ चुका था। 1965 के अंदर हम पाकिस्तान से युद्ध लड़ रहे थे, और उसके अलावा एक सेपरेट नेशन की डिमांड उठ चुकी थी राज्यसभा के अंदर, एक पॉलिटिकल पार्टी है डीएमके के द्वारा। तो कुछ उस टाइम की राजनीतिक गतिविधियां ऐसी हुई जिसके बेसिस पे हमारा 16th अमेंडमेंट एक्ट 1963 और जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 भारतीय सरकार को लाना पड़ा। अब ये जो एक्ट है 1967 का, इसके अंदर 2004 के अंदर संशोधन हो चुका है, जिसका मेन पर्पस था पोटा और जो टाडा थे, हमारे प्रिवेंटिव डिटेंशन जो स्ट्रिक्ट नेशनल सिक्योरिटी लॉज थे, उनको रिपील कर दिया गया, और 2004 के अंदर संशोधन कर यूएपीए का जो संशोधन था वो रिपील्ड एक्ट के द्वारा जो वैक्यूम क्रिएट करा था उसको पूर्ण किया। और अभी हाल ही के अंदर 4 साल पहले 2019 के अंदर जो मोदी सरकार थी उन्होंने भी इसमें संशोधन कर दिया, और इस जो नेशनल सिक्योरिटी जो लॉ था उसको और स्ट्रिंजेंट कर दिया। अब ये जो लॉ है ये बेसिकली है क्या, ये किसी भी इंडिविजुअल को टेररिस्ट डेजिग्नेट कर सकता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट कर सकता है, और इसके शेड्यूल्स हैं उसके अंदर इनकी लिस्टिंग हो सकती है। अब ये जो इस लॉ को ड्रैकोनियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर एग्जीक्यूटिव जो एजेंसीज हैं वो ही किसी भी व्यक्ति को टेररिस्ट बोल सकती हैं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट कर सकती हैं। सीआरपीसी के जो प्रोविजंस हैं बेसिकली जो कहते हैं कि चार्जशीट फाइल करने का जो दायरा है वो 60 से 90 दिन हो सकता है, वो इस लॉ के अंदर 180 दिन तक हो जाता है, जो कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को और ज़्यादा पावर देती है। और उसके अलावा किसी प्रकार का जो फॉरफीचर जो होता है प्रॉपर्टीज का, वो जो सीआरपीसी है वो मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी के बाद ही पावर देती है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को किसी भी प्रॉपर्टी को फॉरफिट करने का। पर यहाँ के अंदर एग्जीक्यूटिव एजेंसी खुद के विशेष पर किसी भी प्रॉपर्टी को फॉरफिट कर सकती है अगर कोई व्यक्ति टेररिस्ट या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट हो जाता है। और इसके अलावा हमने देखा कि ये जो लॉ है ये यूडीएचआर मतलब क्रिटिक्स कहते हैं कि यूडीएचआर के कुछ प्रोविजंस है और आईसीसीपीआर कॉवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं जो यूनाइटेड नेशंस की जो एक ट्रीटीज हैं उनके भी कुछ प्रोविजंस को ये एक तरीके से वायलेट करता है। पर इस लॉ को जो बनाने वाले हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं वो ये कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की ही एंटी टेररिस्ट कुछ जो नीतियां हैं वो इस लॉ को स्ट्रिंजेंट बनाने की बात करती है, जिसमें 2019 के अंदर अमेंडमेंट लेके आया गया। अब बात करते हैं, अभी रिसेंटली हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर कुछ लोग अंदर घुस गए और उनने पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को ब्रीच करी, तो उन पर यूएपीए एक्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो उन पर अप्लाई कर दिया गया है। अब ये स्ट्रिंजेंट है या ये एक तरीके से नीड है सॉवरिटी और इंटीग्रिटी को बचाने के लिए भारत की, ये तो शायद क्रिटिक्स और जो सपोर्टर है वो बता पाएंगे। पर आज के लेक्चर के अंदर मैं आपसे इतनी ही बात करना चाहता हूँ। धन्यवाद।